भूख। भूख सबसे पहले दिमाग खाती है, उसके बाद आंखें, फिर जिस्म में बाकी बची चीजों को। छोड़ती कुछ भी नहीं है भूख। वह रिश्तों को खाती है, माँ का हो, बहन या बच्चों का। बच्चे तो उसे बेहद पसंद है, जिन्हें वह सबसे पहले और बड़ी तेजी से खाती है, और बच्चों के बाद फिर बचता ही क्या है। गाजा में खाना नहीं है, पानी नहीं है, इंसान भूखा है, और ये भूख इंसानों को खा रही है। हालात अगर ऐसे ही रहे तो गाजा पट्टी के बचे हुए बच्चे भी कब तक बचेंगे कहा नहीं जा सकता। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP और अन्य संगठनों ने गाजा को पृथ्वी का सबसे भूखा स्थान करार दिया है। WFP ने कहा है कि गाजा की 1/3 आबादी कई दिनों तक बिना भोजन के रह रही है, जिसकी वजह से भूखों मरने वाले लोगों और बच्चों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। दुनिया भर में हो रही आलोचना के बाद 27 जुलाई से इजराइल ने रोजाना कुछ घंटों के लिए गाजा के कुछ हिस्सों में मानवीय सहायता की इजाज़त दी थी, जिसके बाद से गाजा में सहायता सामग्री पहुंचने शुरू हुई है। लेकिन यह सहायता उस भयावह भूख से बेहद कम है, वो भूख जो गाजा के हर घर को खा रही है। मिसाल के तौर पर यह नज़ारा है जिकिम क्रॉसिंग का। गाजा की ये वो जगह है जहां सहायता सामग्री लेकर ट्रक आते हैं। यहाँ के हालात कितने बदतर है अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मैं 9 लोगों के लिए आटा लेने गया था। हम वहां से गुजरे तभी गोलीबारी शुरू हो गई। भगदड़ में कई लोग कुचल गए। आज दूध आया लेकिन लोग एक दूसरे से लड़ने लगे। मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन एक व्यक्ति को खाना तो चाहिए। मैं क्या करूं, डरूं या घर पर भूख से मर जाऊं? पश्चिमी गाजा में तंबुओं के बीच बनी यह सामुदायिक रसोई है। यहाँ जला देने वाली धूप में पसीने से तरबतर लोग महज एक कटोरी दाल की आस में घंटों कतार में खड़े रहते हैं। हम भूख से मर रहे हैं, हर दिन केवल दाल खाते हैं, आटा या पानी नहीं है। मोहम्मद नाइफे की आंखें उस दुनिया को तलाश रही है जो अब सिर्फ उसकी यादों में बची है। वहीं पास में बैठे एक बुजुर्ग जियाद अल घारिज अपने कांपते हाथों में सूप का कप थामे हुए हैं। मेरे पास आटा खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। 10 दिनों से रोटी नहीं खाया। गाजा के लोग भूखे लोग बन गए हैं। भूख की कतार में धक्के खा रही मोहम्मद की व्यथा भी अलग नहीं है। अंत में हम खाली हाथ लौटते हैं, या तो हम धूप में जल जाते हैं या भीड़ में कुचले जाते हैं। मोहम्मद की तरह ही जिकिम क्रॉसिंग पर इब्राहिम जनीद खाली हाथ लौटे। हम जिकिम गए और कुछ भी नहीं लाए। जीवित रहने के लिए भोजन लाने गए, लेकिन हम खाली हाथ निराश होकर लौटे। हम बिल्कुल कुछ भी नहीं लाए। इधर मुहन्नद अबू रजाद जो कि 3 बच्चों के पिता है, वो अपनी कहानी सुनाते हैं। मैं जिकिम आटा लाने गया था, लेकिन मैं अंदर नहीं जा सका क्योंकि इजरायली सेना हम पर गोलीबारी कर रही थी। दूसरी डिलीवरी में ट्रेलर में बेबी फार्मूला था। मेरे 3 बच्चे हैं और मैं एक डब्बा किसी दूसरे को दान करना चाहता हूँ। मैंने 2 डिब्बे लिए, एक अपने बच्चे के लिए और एक उस भाग्यशाली इंसान के लिए जिसे इसकी जरूरत है। अबू जराद की बातों में एक पिता की मजबूरी के साथ साथ दूसरों के लिए फिक्र भी है। ऐसी ही कहानी उमरामी की भी है, जो कभी अपने घर में इज्जत से रहती थी, लेकिन हालात ने उन्हें भूख की कतार में खड़ा कर दिया। मैं यहाँ अपने बच्चों को खिलाने के लिए थोड़ा सा खाना लेने आई हूँ। अब यही हमारी नियति है। हम सामुदायिक रसोई घरों में भोजन लेने आते हैं, जबकि हम अपने घरों में सम्मानित और गरिमामय जीवन जीते थे। बच्चों का जीवन अब पानी और भोजन की लाइनों के इर्द गिर्द घूमता है। भोजन पर्याप्त नहीं है। अब हमारा कोई जीवन नहीं है। हमारे पास केवल ईश्वर है। लेकिन दुनिया को हमें देखना चाहिए और सभी को अपनी अंतरात्मा को जागृत करनी चाहिए। इन सबके बीच गाजा में सहायता ट्रकों की लूट और गोलीबारी ने हालात को और बदतर कर दिया है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 31 जुलाई को 24 घंटों में 91 लोग मारे गए और 600 से ज्यादा लोग घायल हुए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे खाना लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इजरायली सेना का कहना है कि वे सिर्फ चेतावनी के लिए गोली चलाते हैं, जबकि स्थानीय लोगों की बातें कुछ और कहती हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक गाजा में 81% लोग भूखे हैं। गाजा शहर में कुपोषण की दर 16.5% तक पहुंच गई है। लोग कचरे में खाना तलाश रहे हैं, जान जोखिम में डालकर ट्रकों पर चढ़ रहे हैं, धूप में घंटों कतार में खड़े रहते हैं। इजराइल कहता है कि वह रोजाना 270 ट्रक सहायता सामग्री भेज रहा है, मगर ज़रूरत
कम से कम 600 ट्रकों की हैं। लेकिन इतना के बाद भी गाजा को अकालग्रस्त घोषित नहीं किया जा रहा है, जबकि गाजा में भूखमरी, कुपोषण और मृत्यु दर अकाल के स्तर पर हैं। लेकिन अकाल की औपचारिक घोषणा के लिए सहमति अभी तक नहीं बनी है। इजराइल की नाकेबंदी, युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इस प्रक्रिया को और जटिल बना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और आईपीसी ने गाजा में अकाल जैसी स्थिति को स्वीकार तो किया है, लेकिन औपचारिक घोषणा के लिए कुछ और डेटा और राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। कुल मिलाकर यह कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं, बल्कि उन लोगों की है जो हर दिन जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। मोहम्मद की आंखों में अपने बच्चों के लिए चिंता है। रकान के डर और हिम्मत की परीक्षा हो रही है। मुनहद की उदारता गाजा की इंसानियत को फिलहाल जिंदा रखे हुए है। उमरामी की पुकार दुनिया के लिए एक सवाल है। सवाल ये कि क्या तुम देख रहे हो? गाजा की यह भूख सिर्फ पेट की नहीं, इंसाफ की, इज्जत की और जिंदगी की भूख है। क्या यह पुकार सुनी जाएगी या गाजा की कहानी यूं ही अधूरी रह जाएगी?